जोहार जय निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर हमने वामन मेश्राम साहब का एक इंटरव्यू किया है। बहुत लंबी चर्चा उसमें हुई है। कई सवालों पर उन्होंने अपनी राय रखी, अपनी सोच रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो की लिंक आपको देंगे ताकि आप उस चर्चा को सुने और यूपी की राजनीति किस ओर जा रही है उसको समझने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश की राजनीति के अलावा भी देश में कई सारे मामले, कई सारी बातें ऐसे हो रही है जिसमें वामन मेश्राम साहब का क्या रुख है, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या राय है, यह जानना बहुत ही अहम है। सर, एमएन टीवी पर स्वागत है आपका। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कुछ सवाल अभी बने हैं। वैसे तो कॉलेजियम सिस्टम पर कई सारे जातिवाद के आरोप लगे हैं, भाई भतीजावाद के भी आरोप लगे हैं, आपने भी कई सारे आरोप लगाए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 34 न्यायाधीशों के तबादले किए हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किए गए। और उन्हीं सारे तबादलों पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस लोकुर, इन्होंने भी टिप्पणी की है। उन्होंने उसको गलत बताया है और उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका की मांग की है। उनका इशारा यह है कि कॉलेजियम को केंद्र सरकार चला रही है। राष्ट्रपति जो है भारत के, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो सही नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? यानी एक तो कॉलेजियम सिस्टम पर आपकी राय, दूसरी बात ये जो तबादले हुए हैं और खासकर मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बैनर्जी, इनका तबादला मद्रास हाई कोर्ट से मेघालय हाई कोर्ट में किया गया है, वो भी बहुत विवादों में रहा उनका तबादला। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं? ये एक तो कॉलेजियम जो सिस्टम है, ये कॉलेजियम सिस्टम किसी कानून के तहत बनाया हुआ सिस्टम नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही लेवल पर दिया हुआ फैसला है, लिया हुआ फैसला है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करने का जो मामला है, सारी दुनिया में केवल भारत ही एकमात्र देश है जहां पर उन्होंने ये कॉलेजियम के नियंत्रण में रखा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि इन्होंने भी जब सरकारें, लोकप्रिय सरकारें जजेस को नियुक्त करती थी तब भी, और कॉलेजियम लाया गया तब भी, दोनों स्थिति में जुडिशरी को रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी नहीं बनाया गया। मेरी सारी चिंता यह है कि सारी डेमोक्रेसी जब रिप्रेजेंटेटिव बेस पर है और जुडिशरी एक पिलर है उसी डेमोक्रेसी का, तो वो जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है? वो जाति विशेष का डोमिनेंस वहां पर क्यों है? वो उनके लिए ज्यादा अनुकूल क्यों है? जो हजारों सालों से प्रस्तावित लोग हैं, द्विज लोग हैं, उन लोगों के अनुकूल व्यवस्था ये बनाई गई है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्शन है क्योंकि जब ये कार्यपालिका के पास नियुक्ति का अधिकार था तब भी, और कॉलेजियम बनने के बाद भी, दोनों स्थिति में जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनी। और जब तक संविधान की व्याख्या करने वाली जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती तब तक ये विवाद बना रहेगा। और जस्टिस लोकुर ने किस मकसद से ये बात कही है हमें पता नहीं है, मगर उनके बातों में हमें कहीं पर भी जुडिशरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये बात हमने इसके पहले कभी नहीं सुनी। इस बार भी नहीं। हाँ, हमारा आग्रह जुडिशरी को स्वतंत्र बनाए रखना तो समझ में आता है, उसको ऑटोनॉमस बनाए रखना समझ में आता है, मगर क्या ऑटोनॉमस का ये मतलब है कि वो उसको रिप्रेजेंटेटिव ना बनाया जाए? रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी होना जरूरी है। तो हमारी मांग जो है रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी की है। आने वाले समय में हम इस मुद्दे पर भारत बंद भी कर सकते हैं। जो तबादले हुए हैं और खासकर संजीव बैनर्जी का जो विवादों में रहा है,
एक अर्थ में वो गलत कहा जा सकता है कि मद्रास हाईकोर्ट बड़ा हाईकोर्ट है, मेघालय का हाईकोर्ट बहुत छोटा हाईकोर्ट है। एक बड़े हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को छोटे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर भेजना दंड देने का मामला है। डिमोशन भी कहा जा रहा है। डिमोशन भी माना जा रहा है। हाँ, डिमोशन करके ही दंड दिया गया है और उसका केवल ये दोष सामने आ रहा है कि उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर एक ऑर्डर दिया कि उनके ऊपर ऑर्डर नहीं था, वो टिप्पणी थी उनकी, टिप्पणी थी अधिकारियों पर। हाँ, कि इनके ऊपर दायर क्यों नहीं किए जाए, ऐसी टिप्पणी थी। तो वैसे ये बहुत सख्त टिप्पणी थी, मगर इस टिप्पणी को टिप्पणी ही माना जाना चाहिए था। इसको ये जजमेंट का पार्ट एंड पार्सल नहीं है, ये टिप्पणी ही है। तो निश्चित रूप से जस्टिस बैनर्जी ने जो टिप्पणी की वो बहुत ज्यादा सख्त है। एक दूसरा, एक तो उनको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, करना था तो ऑर्डर देना था, जो दे सकते थे वो ऑर्डर देना था, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें टिप्पणी भी की, ऑर्डर भी नहीं दिया। तो जजेस को लोकप्रिय होने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए। जजेस को और चीफ जस्टिस जैसे लोगों को निश्चित रूप से लोकप्रियता का सहारा नहीं लेना चाहिए। लोकप्रिय होने के लिए कुछ कहना नहीं चाहिए, बल्कि उनको जो कानून और संविधान के दायरे में सही है उस पर फैसले करना चाहिए और न्याय करना चाहिए। मुझे कुछ हद तक इसमें लोकप्रियता की बू आती है। कई ऐसे उनके ऑल इंडिया में वो खबर बन गई। टिप्पणी जो है वो केवल टिप्पणी थी, जजमेंट भी नहीं था, मगर वो ऑल इंडिया का मतलब खबर बन गई। कई ऐसे फैसले हैं जो केंद्र सरकार के जो आईटी रूल्स केंद्र सरकार ने जो बनाए उस पर रोक लगाने का काम किया। नीट का जो मामला था वो भी उन्होंने ये किया। उन्होंने ये भी जजमेंट दिया कि धर्म का जो अधिकार है वो जीने के अधिकार के अधीन है, धर्म का अधिकार उस जीने के अधिकार के ऊपर नहीं है। ये इस तरह की जो व्याख्या है वो गलत नहीं कह सकते, वो व्याख्या बराबर है। क्योंकि कौन सा धर्म एडॉप्ट करना है नहीं करना है, कौन से धर्म के आधार पर मुझे अपना जीवन चलाना है, ये तो मौलिक स्वतंत्रता का मामला है। तो इसको आप जिस तरह से बीजेपी की सरकार आरएसएस के प्रभाव क्षेत्र में रहकर कर रही है, वो तो सारी चीजें गलत है। देश का प्रधानमंत्री किसी एक धर्म को प्रमोट करने का काम कर रहा है और वो हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मण धर्म को प्रमोट कर रहा है। क्या कॉलेजियम सिस्टम, ये जो न्याय व्यवस्था है, क्योंकि हिंदू धर्म नाम का तो कोई धर्म है ही नहीं, जो है तो ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण धर्म के जो धर्म ग्रंथ है वही धर्म ग्रंथ हिंदू धर्म के है, इसलिए वो ब्राह्मण धर्म ही है। तो नरेंद्र मोदी जो बैकवर्ड है ऐसा कहते हैं, और जिस बैकवर्ड को वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहा गया है वो ब्राह्मण धर्म का प्रमोट कर रहा है। एक सवाल इससे यह भी बनता है कि जैसे जस्टिस लोकुर ने जिस ओर इशारा किया है कि ये एटोनोमस की आपने बात कही कि सुप्रीम कोर्ट एटोनोमस होना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है ऐसा, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए ऐसा उन्होंने कहा। क्या कॉलेजियम सिस्टम न्याय व्यवस्था को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है? जबकि मद्रास हाईकोर्ट में सब कुछ सही चल रहा था, तबादला किया गया और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के भंडारी जो है उनको वहां पर ट्रांसफर किया गया मद्रास हाईकोर्ट में। तो क्या न्याय व्यवस्था में खलल डालने का काम सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम कर रहा है? नहीं, कॉलेजियम से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी बनाने का काम करे। वो रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी बनाने से बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। संविधान की जो व्याख्या बैनर्जी के द्वारा की गई है और व्याख्याओं के तहत उनको डिसीजन देने का, जजमेंट देने का अधिकार है, उसके तहत उन्होंने जो निर्णय दिए हैं वो गलत है ऐसा सुप्रीम कोर्ट घोषित करे। जो संवैधानिक व्यवस्था है आप उसको गलत भी घोषित नहीं कर रहे हो, आप उसको दंड भी दे रहे हो। बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी मामला है और वो कॉलेजियम के द्वारा हो रहा है, और इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि कॉलेजियम का सरकार इस्तेमाल कर रही है।
नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद ये उम्मीद थी जस्टिस रमन्ना से कि वो स्वतंत्रता को बरकरार रखे न्यायपालिका की, लेकिन अभी जो तबादले हुए हैं और बीजेपी के फेवर में जिस प्रकार से उसको कहा जा रहा है, तो क्या जस्टिस रमन्ना भी उसी जो पुराना जो नक्शा है, नक्शे कदम है, उसी पर चलने का काम कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं दिख रहा है, मगर पेगासस के ऊपर उनको फैसला लेना चाहिए था। वो जो फैसला उन्होंने लिया वो कोई फैसला नहीं है। मतलब ये कमेटी बना दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ज्यादा पावर है, उसको सरकार ने जानकारी नहीं दी, वो कमेटी को जानकारी कैसे देंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास तो पावर है, उसको ऑर्डर दे के जानकारी ले सकते हैं। अगर जानकारी नहीं देने वाला हलफनामा दाखिल किया तो ऑर्डर दे सकते हैं कि फैक्ट ये इसमें कुछ नहीं है, आप जानकारी ले दो, ये मुद्दे पर्टिकुलर ये मुद्दे पर हमको हलफनामा दाखिल करो। दिया नहीं ऐसा ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा ऐसा ऑर्डर होना चाहिए था, नहीं हुआ। जो कमेटी हुई, वो कमेटी को भी बहुत लंबा लंबा समय जो है देने से, अब लंबा समय होने से तो लोगों को लगता है ये डिले हो जाएगा तो डिनाई हो जाएगा। कहा भी जाता है 8 हफ्ते जो है, 8 हफ्ते तो उनकी कार्यप्रणाली निर्धारित करने के लिए दिए गए, मतलब 2 महीने का समय दिया गया। फिर उसके बाद में वो कब उसका आएगा रिपोर्ट? वो कमेटी जो है अपने लेवल पर समय मांगती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जस्टिस उसके लिए रखा हुआ है निगरानी करने के लिए, मगर वो एक बहुत बड़ा क्रिटिकल मामला है जिस पर लोगों की उम्मीदें थी कि जुडिशरी कोई ठोस कदम उठाए, मगर ऐसा कुछ उठाया नहीं। इस वजह से भी लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पुराने फैसलों को रिव्यू करने का भी अधिकार है, ऐसा करने का भी काम उन्होंने नहीं किया। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के फेवर में थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से ही एक अगला सवाल है, बीजेपी के फेवर में काम कर रहे हैं ऐसा मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, मगर जो जैसे लोगों की उम्मीदें होती है उस उम्मीदों के अनुसार काम होता हुआ दिख नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ही एक सुप्रीम कोर्ट ये कि सुप्रीम कोर्ट ओपन करने की बात है, अभी भी वर्चुअल चल रहा है। इस महीने के एंड तक, मतलब नवंबर के एंड तक वो होने वाला था, अब दिसंबर आ गया, अभी तक भी इसके बारे में कोई फैसला हुआ नहीं ओपन करने का, जबकि दिल्ली में कोविड 0 हो गया है। आरटीपीसीआर लगाकर या डबल डोज लगाकर लगे हुए लोगों की शर्त लगाकर सुप्रीम कोर्ट ओपन करना चाहिए, आमने सामने बहस होनी चाहिए। ये वर्चुअल बहस जो है ये लोगों के मन में कई प्रकार की आशंकाएं पैदा कर रहा है। ये भी होना चाहिए और ये जल्दी होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जातीय उत्पीड़न की के मामलों को देखकर एक टिप्पणी की गई है, वो ये है कि 75 सालों में जाति व्यवस्था आज भी बरकरार है, वो खत्म नहीं हुई। इससे जुड़े हुए मेरे 2-3 सवाल है। सबसे पहला सवाल ये तो कि 75 साल होने के बाद भी ये जाति व्यवस्था क्यों खत्म नहीं हुई, और उससे खत्म करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए था जो नहीं हुआ, जो आगे करना है? भारत का जो संविधान बनाया गया उसमें केवल अनटचेबिलिटी को गैर संवैधानिक, गैर कानूनी घोषित किया गया। वर्ण व्यवस्था को और जाति व्यवस्था को गैर संवैधानिक और असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को तो किया गया, मगर जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को नहीं किया गया। उसका कारण था क्योंकि जो संविधान सभा थी वो उन लोगों के नियंत्रण में थी जो लोग वर्ण व्यवस्था के पोषक थे, समर्थक थे, और इस वजह से संविधान जैसे अनटचेबिलिटी के विरोध में उन्होंने घोषणा की, वैसी घोषणा जाति व्यवस्था के और वर्ण व्यवस्था के विरोध में भी की जानी चाहिए थी, वो नहीं किया गया। एक बात ये। दूसरी जो मौलिक अधिकार है, हर मौलिक अधिकार
जो लिखा हुआ है उसको इंश्योर किया जाना चाहिए था भारत की प्रजा को, कानून बनाकर वो मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए थे कि अगर अधिकारियों ने ये काम नहीं किया तो ये दंड होगा, ये सरकार ने ये नहीं किया तो ये होगा। ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए था हर मौलिक अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऐसा नहीं बनाया गया। तीसरी बात ये कि जो जाति व्यवस्था के पोषक लोग थे वो लोग आज भी राजनीतिक व्यवस्था पर हावी है, विधायिका पर हावी है, राजनीतिक व्यवस्था पर हावी है, विधायिका पर हावी है, कार्यपालिका पर हावी है, न्यायपालिका पर हावी है। ये एक बड़ी वजह है कि ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो रही। जातिवादी मानसिकता के लोग ही हम मतलब कंट्रोल कर देश रहे चला हैं, हाँ देश चला रहे, मुख्य कारण ये है। क्या इसका कारण ये भी है कि बहुजन समाज जो जाति व्यवस्था के विरोध वाला समाज है, जाति व्यवस्था से पीड़ित है, वो सत्ता से बाहर है? हाँ तो उन लोगों ने उनको बाहर रखा ही है, व्यवस्था ही ऐसी बनाई, चुनाव प्रणाली भी ऐसी बनाई। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अछूत आदमी, स्वतंत्र प्रज्ञा का आदमी वर्तमान चुनाव प्रणाली में चुनकर जा ही नहीं सकता, वो अल्पसंख्यक है। अनटचेबल जो है संख्या में 15% है, 15% वोट वाला आदमी अपना कैंडिडेट अपने बल पर चुनकर भेज ही नहीं सकता, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। तो इसलिए उन लोगों को सेपरेट इलेक्टेड दिया जाना चाहिए, और सेपरेट इलेक्टेड की लड़ाई उन्होंने जीत ली थी। क्या कुछ किया जाना चाहिए? गांधी जी ने इसके विरोध में अनशन करके उसे जॉइंट इलेक्टेड में कन्वर्ट कर दिया वही। तो इस वजह से क्या हुआ कि सत्ता जो है द्विजों के नियंत्रण में आ गई है। अगर एससी और एसटी वो सेपरेट इलेक्टेड होता तो द्विज नियंत्रण पर कंट्रोल होता और इसे कुछ हद तक संतुलित किया जा सकता था। सत्ता को अनियंत्रित हो गई सत्ता, ये सत्ता जो अनियंत्रित हो गई है, ये एससी एसटी को सेपरेट इलेक्टेड देकर इसको संतुलित किया जा सकता था। ये अनियंत्रित हो गई, असंतुलित हो गई है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह जाति व्यवस्था को बनाए रखने का। क्या कुछ किया जाना चाहिए? अब हम लोग उन लोगों से तो उम्मीद नहीं कर सकते जिन्होंने इस व्यवस्था को हजारों सालों से बनाया, चलाया, संचालित किया और फायदा उठाया। वो लोग इसमें बदलाव करे, ऐसी उम्मीद करना गलत बात है। उम्मीद करने का एक तरीका है कि जो वंचित लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, वो जागृत हो जाए, संगठित हो जाए और अपनी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करे, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है उसके लिए एक्सर्ट करे। अगर मैं गैर राजनीतिक रहकर हस्तक्षेप करने का काम कर रहा हूं तो वो अपने समाज के लोगों को हस्तक्षेप करने लायक बना रहा हूं, और वो भी संविधान के दायरे में रहकर, गैर संवैधानिक तरीके का उपयोग किए बगैर। अभी 3 कृषि कानूनों की वापसी हुई है राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में। पहले लोकसभा में हुई, फिर राज्यसभा में हुई, और एक हंगामा हुआ, चर्चा नहीं हुई। बीजेपी ने जब कानून लाए थे तब भी बिना चर्चा के उसको पास किया गया, और जब कानूनों की वापसी हुई वो भी बिना चर्चा के हुई। इसको लेकर सदन के जो सभापति है उन्होंने 12 सांसदों को निलंबित कर दिया है, और उन्होंने ये कहा कि ये सांसद ही, विपक्ष के जो सांसद है वही सदन में चर्चा नहीं करना चाहते थे या ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहते थे जिससे चर्चा हो। तो ये आरोप उन्हीं पर लगाया गया है और अब 12 सांसद निलंबित है। तो क्या विपक्ष ही नहीं चाहता कि इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो? नहीं, ये जो प्रो मीडिया जो बीजेपी का है वो इस बात को उछाल रहा है, मगर ये बात सही नहीं है। अपोजिशन के लोगों ने जब सर्वपक्षीय मीटिंग हुई तो चर्चा करने की मांग की। चर्चा करने से बीजेपी को असुविधा लगी कि इससे चर्चा करने से किसानों में जो मैसेज जाएगा वो उत्तर प्रदेश और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव के लिए हानिकारक होगा, और ये बात बीजेपी की सही है। उनको नुकसान पहुंचा सकता था वो चर्चा, क्योंकि ऐसे असुविधाजनक सवाल पूछे जा सकते थे या असुविधाजनक मुद्दे उपस्थित हो सकते थे जिससे वो सारे देश भर में चर्चा का विषय बनेगा। और
इससे उनको भारी नुकसान हो सकता था, जनमत प्रभावित हो सकता था। जो अब तक उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए जनमत बना के रखा है वो उसके विरोध में जा सकता था मामला। अभी जो कानूनों की वापसी हुई है, राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि यूपी के राजनीति में नफा नुकसान को देखते हुए ऐसा किया गया है। तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए, जैसा आपने भी कहा था कि त्रिपुरा में जो कांड हुआ वो भी यूपी में हिंदू मुसलमान का माहौल खड़ा करने के लिए किया गया, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि अमित शाह जो गृह मंत्री है देश के, उनकी भी एंट्री यूपी चुनाव में हो गई थी। तो क्या उससे भी बीजेपी को फायदा नहीं दिखाई दिया? हिंदू मुसलमान की थियरी उनकी पुरानी, और अमित शाह जैसे कद्दावर नेता की यूपी चुनाव में एंट्री, उससे भी फायदा नहीं हुआ और फायदा लेने के लिए उन्होंने कृषि कानूनों की वापसी कर दी, यानी वो विफल हो गए उनके दांवपेच। मतलब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमें चुनाव जीतने के लिए कोई भी ऐसी निगेटिव परिस्थिति नहीं रहनी चाहिए जिससे अपोजिशन को थोड़ा भी बेनिफिट हो। तो कृषि कानून बरकरार रहने से बहुत तीव्रता से किसानों का विरोध चुनाव के दौरान ज्यादा तीव्र होकर सामने आता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आता ही, मगर सारे उत्तर प्रदेश में आता। और लखीमपुर का मामला अभी भी कृषि कानून पीछे लेने के बावजूद भी वो अभी बना हुआ है, और वो चुनाव के प्रोपेगेंडे में वो बहुत बड़ा इशू बन सकता है, और उसके लिए सरकार के सामने अभी भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए ये चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल है, इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए बीजेपी भी बहुत सतर्कता से अपने कदम से, हाँ, मतलब एक एक छोटी छोटी बात को जिससे 5% हमारे प्रभावित हो सकता है, ऐसे ऐसे सारी बातें जो है वो कर रहे हैं, और मीडिया का और प्रोपेगेंडा का बहुत बड़े पैमाने पर साथ सहयोग लिया जा रहा है लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये सारी कोशिश वो कर रहे हैं, और उस हिसाब से अपोजिशन पार्टी जो है, जो रणनीति बना करके बीजेपी कर रही है, तो अपोजिशन पार्टी जो समाजवादी है मेन, वो करती हुई दिख नहीं रही है। हाँ, अभी ऐसा उतने लेवल पर, जितने लेवल पर बीजेपी करती हुई दिख रही है, उतने ही लेवल पर उसको हर मुद्दों पर काउंटर करने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, ऐसा दिख नहीं रहा है। हाँ, इस वजह से बीजेपी के अभी भी चुनाव जीतने के चांसेस जो है वो बने हुए हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि महागठबंधन बनाया जाना चाहिए। महागठबंधन बनाने से ही ये मामला हल होगा। कृषि कानूनों के वापसी के बाद अब चर्चा ये है कि सीएए एनआरसी का जो मुद्दा या जो कानून उन्होंने लाए थे, अमित शाह संसद के अंदर भी कहे, रैलियों में भी उन्होंने कहा कि हम सीएए एनआरसी के मामले में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उसी जो सरकार इतनी उग्रता से उस कानून पर बात कर रही थी, उसको लागू करने की बात कर रही थी, लेकिन 2 साल के बाद उस पर नियम नहीं बनाए। तो क्या ये माना जाए कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब सीएए एनआरसी भी सरकार पीछे ले सकती है? संसद में जो जवाब अपोजिशन पार्टी के लोगों ने पूछा कि आपने इसको सारे देश भर में लागू करने का ऐलान किया था, तो इसकी लागू करने की तैयारी कहां तक आ गई है, तो सरकार ने जवाब दिया कि सरकार ने अभी तक इस पर विचार ही नहीं किया। विचार ना करने का मुद्दा हमारे भारत बंद के बाद आया है। 29 जनवरी 2020 को जब हमने भारत बंद किया, उसके बाद का ये डेवलपमेंट है। और अगर वो सीएए को दोबारा उठाने की कोशिश करते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि सीएए का कानून 75% एससी एसटी ओबीसी के विरोध में है और 25% मुसलमानों के विरोध में। तो ये जानकारी हाइड करते हुए ये काम कर रहे थे। अभी हमने सारे देश के एससी एसटी ओबीसी को बता दिया है कि ये तो हमारे विरोध में कानून बना है। तो एससी एसटी ओबीसी के समर्थन के बगैर बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती। मगर हमने तो जगह दिया इन लोगों को कि बीजेपी ने, आरएसएस ने ये कानून मुस्लिम विरोधी है ऐसा प्रोपेगेंडा किया। ये मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये एससी एसटी ओबीसी विरोधी है।
ये चर्चा ये बात हम लोगों ने सारे देश के लोगों को बताई, लोगों को समझ में आ रहा है। ये चर्चा भी इन कानूनों की चर्चा भी यूपी की राजनीति पर असर डाल सकती है, ऐसा ये सोच रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। उनको ये भी डर है कि वामन मेश्राम दोबारा भारत बंद कर सकते हैं इस मुद्दे पर, और इस मुद्दे पर मुसलमान इनको साथ दे सकते हैं। जिनको हम आपस में लड़ाते रहते हैं, ये लोग मिलकर काम करेंगे, और ये की वजह से अगर ये इकट्ठा आते हैं तो रणनीतिक रूप से गलती उनकी होगी। तो इसलिए हाँ, वो मौका दे रहे, ऐसा उनको लगता है कि हमारा मौका देने की वजह से इकट्ठा हो रहे, तो हमको मौका नहीं देना चाहिए, इस वजह से उसको पीछे ले सकते हैं। असम में जो एनआरसी हुई थी और 19,48,000 लोग एनआरसी की लिस्ट से बाहर कर दिए गए थे, एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी सामने आई है कि 19,48,000 में से केवल 1,032 लोग ही संदिग्ध पाए गए हैं जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो आपने सीए के विरोध में काफी जैसा आपने अभी कहा कि भारत बंद करने का भी काम किया, लोगों को जोड़ने का भी काम किया, अभी ये जो नई जानकारी सामने है इसको लेकर क्या कहें? हम लोग उस दिन से जो आंकड़े ये लोग दे रहे थे, और बहुत सारे लोग दिल्ली आए थे और हमको मिले थे कि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट है, इसके बावजूद भी नहीं, ये लोग हमको निकाल दिए। तो मैंने कहा आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपकी लड़ाई केवल आसाम में नहीं, देश भर में लड़ेंगे, और इन बीजेपी और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को नंगा करेंगे। ये जब मुसलमानों से लड़ने का मामला आता है तो हम एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते हैं, मगर जब नागरिकता का सीए का कानून बनाते हैं तो उनको निकाल देते हैं। 19,48,000 में 14,48,000 तो एससी एसटी ओबीसी है, मुसलमान केवल 5 लाख थे। और अभी जो आंकड़ा आया है 1,032 का, ये प्रूव करता है कि ये हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने के लिए ये जानबूझकर पैदा किया हुआ मामला है। ये आंकड़े इस बात को शोक घोषित करते, सिद्ध करते हैं कि इनको हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करना है, और हिंदू मुसलमान का मामला आसाम में खड़ा करने की वजह से तो बीजेपी की सत्ता आई वहां, अब ये एक्सपोज हो गया। तो ये वामन मेश्राम साहब थे। असम में जो एनआरसी हुई जिसमें 19,48,000 लोग बाहर कर दिए गए, उसी वक्त ये जो आंकड़े आए थे उसी वक्त भारत बंद भी किया गया, और मेश्राम साहब के द्वारा लगातार ये बातें कही गई कि ये हिंदू मुसलमान का माहौल खड़ा करने के लिए ये सारी बातें की जा रही है। अब ये बातें जो उन्होंने 1 साल पहले कही थी, 1-1.5 साल हो गया उस बात को, 2 साल होने को है अभी, तो 2 साल के बाद ये बातें आंकड़ों के आधार पर सही साबित हुए हैं। तो इनका विजन आप समझ सकते हैं कि वो कितनी दूर की सोच रखते हैं, और इसीलिए भारत के हर एक मुद्दे पर उनकी राय लिए बगैर कोई भी मुद्दा, कोई भी विमर्श पूरा नहीं हो सकता, और इसलिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि हर मुद्दे पर वामन मेश्राम साहब से बात करें, उनकी राय इस पर ली जाए। अभी तक हमने जो चर्चा की उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शुक्रिया।